नमस्कार। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोगों ने भी सुना ही होगा। हम आज बात महाराष्ट्र पे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कर लेते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, जिसमें कुछ बातें बहुत सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके बाद मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही हैं। ख़ास तौर पर जिसको मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यम, उस पर अलग अलग किस्म की बातें आप सब लोग सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। पहले फैसला क्या है और उस फैसले के आगे परिणाम क्या होने वाले हैं। एक धड़ा ये साबित करने पे लगा हुआ है कि अरे ये तो ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के बाद तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी शंका हो रही है कि महाराष्ट्र की सरकार का क्या होगा। तो आप जरा इन सब चीज़ों को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें मुख्य तौर पे कही। पहली बात ये कही कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उनकी सरकार बहाल कर सकते थे। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल थे, उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया था और वो फैसला गलत था। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि जिन 16 विधायकों के अयोग्य होने की बात है, उसका फैसला स्पीकर करेंगे। अब देखिए, मामला यहीं आकर के फंसता है। अदालत के अगर इस पूरे फैसले को देखें, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की भवें तन जाएंगी और बहुत लोगों को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस तरीके से टिप्पणी करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका आकलन तो होना ही चाहिए। जो ये बात है कि अगर आप पूरे कानून को, संविधान को, उसको देख करके, संविधान की धाराओं को समझ करके आप अगर ये फैसला सुना रहे हैं कि गवर्नर का फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाना गलत था, तो उसी के आधार पर आप ये भी कह सकते थे कि जो मौजूदा सरकार है वो सरकार गलत है, शिंदे की सरकार अवैध है। जब फ्लोर टेस्ट बुलाया जाना ही गलत था तो अब ये जो मौजूदा सरकार है उसको भी आप अवैध करार सकते हैं। लेकिन पासिंग द बक जिसको कहते हैं, वो स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला डाल दिया है अब स्पीकर पर कि स्पीकर फैसला करेंगे कि वो 16 लोग अयोग्य हैं या नहीं है। अब मामला 16 लोगों का तो है नहीं। अब तो जो 16 की बात तब थी जब वो 16 विधायक शिंदे गुट के साथ जा रहे थे। अब तो उनके पास 40 विधायक है। 56 विधायक जो शिवसेना कर जीत के 2019 में आए, उसमें से 40 विधायक अब शिंदे के पास हैं। तो अब 16 अगर अयोग्य घोषित भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस फैसले के साथ होने क्या वाला है। तो उसके लिए थोड़ा इतिहास में आते हैं। देखिए, मीडिया में एक तरीके से ये भी कहा गया कि नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और नैतिकता के आधार पर, चूँकि अदालत ने ये कहा है कि भगत सिंह कोश्यारी का फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाना गलत फैसला था, राज्यपाल का वह फैसला ठीक नहीं था, कानून के मुताबिक नहीं था, तो नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा शिंदे को भी देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात ये भी कही कि जो इस्तीफा दिया उद्धव ठाकरे ने, अगर उसमें उन्होंने ये सारी परिस्थितियों का जिक्र किया होता, अगर कहा होता कि उनकी सरकार पर इस तरीके की आफत है और ये समस्या हो रही है, लोग बागी हो रहे हैं, अंदर गुटबाजी हो रही है, इन सब बातों का जिक्र किया होता तो शायद हम इस पर फिर से सोचते। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 लाइन का इस्तीफा दे दिया, 3 लाइन का इस्तीफा दे दिया कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसलिए वो खुद मैदान छोड़कर भागे हैं, तो उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। उनके कहने का लबुलवा भी ये था। कुछ लोग साबित करने पे लगे हैं कि नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और उसी नैतिकता के आधार पर, जैसा मैंने कहा, कि शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए। तो नैतिकता तब कहाँ चली गई थी जब चुनाव मिलके लड़े 2019 में और फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बजाय मुख्यमंत्री के मुद्दे पर लड़ लिए और लड़ने के बाद चले गए कांग्रेस और एनसीपी के खाते में। तब कहाँ थी नैतिकता। नैतिकता की बात देखिए राजनीति में इस तरीके से होती नहीं है और ये तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे 2019 में दिखा था। 2019 में जब
शिवसेना और बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ा, चुनाव जीत कर आए। 288 की विधानसभा में 161 सीट जीत कर आए। 56 सीट शिवसेना के पास थी, 105 सीट बीजेपी के पास थी। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास जब ज़्यादा सीट, ज़्यादा ताकत थी तो वो अपना मुख्यमंत्री चाहती थी। शिवसेना ने कहा कि नहीं भाई, 2.5 साल की बात हुई है। उसको लेकर विवाद शुरू हुआ और उद्धव ठाकरे ने अपने धुर विरोधी, शुरू से जिसके विरोध पर शिवसेना खड़ी हुई महाराष्ट्र में, कांग्रेस और एनसीपी, इन्हीं का तो विरोध करके बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया महाराष्ट्र में। उनके साथ चले गए, सरकार बना ली, 3 साल सरकार भी चलाई। तब नैतिकता ताखे पे रख दिया था। तो जाहिर सी बात है कि नैतिकता तो फिर या तो होती है या नहीं होती है। तो अगर नैतिकता की बात होती तो नैतिकता ना वहाँ थी, ना नैतिकता यहाँ है। जिस शिंदे की हम बात कर रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ दिया, तो नैतिकता उनमें भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने तोड़ दिया। और अब ये कहना कि बाला साहब ठाकरे के असली वारिस हम ही हैं, और अब तो चुनाव आयोग ने कह दिया। देखिए इसमें पेच कितने हैं। सुप्रीम अदालत ये कह रही है कि हम मुख्यमंत्री तो बना देते अगर ये इस्तीफा इन्होंने फ्लोर टेस्ट में ये हार गए होते तो। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट बुलाना गलत था, फिर दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में अगर हार गए होते तो हम इनको मुख्यमंत्री बना देते। ये 3 लाइन के इस्तीफे की वजह से इनके गले पड़ गया, यानी नैतिकता उनके गले पड़ गई। अब स्थिति आप ये समझिए कि फ्लोर टेस्ट अगर वो होता तो क्या परिस्थिति बनती। हारना तो तय था, चूँकि विद्रोह हो चुका था, विरोध हो रहा था। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि शिवसेना अच्छा, अब इसमें देखिए एक बड़ा पेच क्या है कि नैतिकता की बात तो हो रही है। शिवसेना 2 पार्ट में बट गई, विरोध हो गया, विद्रोह हो गया, 2 गुट बन गए। दोनों गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, दोनों गुट चुनाव आयोग पहुंच गए। आज सुप्रीम अदालत ये कह रही है, लेकिन जब उसी जून महीने में इसी फ्लोर टेस्ट के खिलाफ जब उद्धव ठाकरे का गुट सुप्रीम अदालत पहुंचा तो इन्होंने तो उस फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस और उनकी बेंच जो बैठी है वो अपने ही जो उनके पूर्वज हैं, उस समय जो जस्टिस रमन्ना थे चीफ जस्टिस, या उनके फैसले पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? भाई सुप्रीम अदालत तो उद्धव ठाकरे के गुट ने उन पे दस्तक दी ना, दरवाजे पे गए ना, खटखटाया ना दरवाज़ा। आप ही ने तो मना कर दिया कि भाई हम फ्लोर टेस्ट पे हम रोक नहीं सकते। तो अगर सुप्रीम अदालत ने एक बार मना कर दिया तो आज अगर आप ये कह रहे हैं तो आप पासिंग द बक खेल रहे हैं। आप समझिए इस बात को। और वो ऐसा कह के अपनी पीठ थपथपाना ये बहुत जायज़ नहीं। अच्छा, दूसरा देखिए, स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग। जब मामला सुप्रीम अदालत में है तो चुनाव आयोग को इतनी जल्दी क्या हो गई भाई कि शिवसेना के अलग अलग सिंबल आपने बांट दिए, ये कह दिया कि शिंदे गुट के पास जो शिवसेना है वही असली शिवसेना है, उनका जो तीर कमान था वो भी सिंबल आपने उनको दे दिया, उद्धव ठाकरे को दूसरा कुछ मशाल पकड़ा दिया। अब परिस्थिति ये है कि जब मामला सुप्रीम अदालत में है और मामला वहाँ सुनवाई हो रही है, पूरे मामले पर पेंच है, तो स्वायत्त संस्था एक इसी संवैधानिक देश में, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हिस्सा, वो इस तरीके से फैसले लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए कि आज अगर सुप्रीम अदालत सरकार बहाल कर देती तो कौन सी सरकार बहाल होती, किस पार्टी की सरकार बहाल होती, कौन सी पार्टी के विधायक वो कहे जाते। चुनाव आयोग ने तो पहले ही सारी गड़बड़ कर दी। तो दरअसल क्या है कि इस देश में कानून, इस देश में संविधान, सब लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से लेकर जी रहे हैं। तो आज अगर आप ये कल्पना करिए कि किन्हीं भी हालात में अगर जस्टिस चंद्रचूड़ की इस बेंच ने ये फैसला सुनाया होता कि हम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बहाल करते हैं, तो किस पार्टी के मुख्यमंत्री होते वो?
किस पार्टी से नेता चुने जाते? वो पार्टी तो थी ही नहीं। तो परिस्थिति ये है कि देश में दरअसल राजनीति एक अलग दिशा में चल रही है, एक अलग किस्म की राजनीति हो रही है और उसमें सब लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपनी अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश में देश, कानून, संविधान सबको एक ताखे पे रख दिया है। किसी को इसकी नहीं पड़ी है। भाई कह रहे हैं, अदालत ने क्या कहा कि अब जाइए स्पीकर तय करेंगे। भाई स्पीकर कौन, पहले ये तो बताइए, आपकी तरफ से कौन होगा? जब पिछली बार जब तय हो रहा था, शिंदे गुट बंट रहा था, उद्धव ठाकरे का गुट बंट रहा था, तो दो लोग थे ना, भगत गोगावले और राहुल नार्वेकर। कौन है अब? किसकी बात मानी जाएगी? तो मौजूदा की बात मानी जाएगी। तो मौजूदा तो क्या फैसला लेंगे भाई? जाहिर सी बात है कि उस वक्त भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं की बात मानी गई। तो दरअसल क्या है कि ये घोर मट्ठा का मामला है और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पासिंग द बक का गेम खेला है कि आप जाइए। अब हमने तो भाई, हम तो बहुत पाक साफ हैं, हमने तो कोई गलती की नहीं है और हमसे तो गलतियां होती नहीं हैं। आप जाइए, अब महाराष्ट्र में स्पीकर तय करेंगे कि ये 16 लोग सही हैं या गलत हैं तो 40, लेकिन नोटिस 16 को ही हुआ है क्योंकि बाद में बाकी सब लोग आ गए। तो हालात अलग किस्म के चल रहे हैं और बात अगर नैतिकता की होगी तो नैतिकता वहाँ भी बची नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास भी नैतिकता नहीं बची है। शिंदे गुट में नैतिकता नहीं है, ये तो दिखता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास भी नहीं बची है। जिसके साथ चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं उसके खिलाफ आप सरकार बना रहे हैं। जो आपकी मुख्य धारा, मतलब आपकी जो पूरी विचारधारा के खिलाफ जो लोग हैं, जो पार्टियाँ, उस पार्टी के साथ आप खड़े दिख रहे हैं अलग अलग मंच पर, क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। जाहिर सी बात है, जब आप इस कदर उनका विरोध करने पे आएंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपकी सरकार को या आपकी पार्टी को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए जितने भी तरीके अपना सकते हैं वो अपनाएंगे। देखिए देश में क्या है, हम सब लोग हिंदुस्तान में अदालत पर बहुत आश्रित हैं और अदालत पर आश्रित इस कदर हैं कि थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है तो हम कहते हैं विल सी यू इन द कोर्ट, हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। ये जो बात है, ये जो जज्बा है, ये जो ताकत है, वो ताकत तभी बरकरार रहेगी जब फैसले जनहित के होंगे। सुप्रीम अदालत को साफ तौर पर शिंदे की सरकार को बर्खास्त करके और उद्धव ठाकरे की सरकार को बिठाना चाहिए था। सुप्रीम अदालत को चुनाव आयोग को भी सख्त लहजे में आदेश देने चाहिए थे। लेकिन आप कहते हैं कि हम तो कानून हमारा उलझा हुआ है, हम तो कानून के दायरे में हैं, हम संविधान के दायरे में हैं, हम सबूतों के दायरे में हैं। तो जब सुप्रीम अदालत पहुंचे थे उद्धव ठाकरे, तब सुनवाई क्यों नहीं हुई? तब फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं रोका गया? सवाल बहुत सारे हैं और इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। इसलिए देश में बहुत गंभीर होकर देश के भविष्य के बारे में देश की जनता को सोचना चाहिए। फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।